आसपास लोगों की भीड़ जमा है। ये हाई वोल्टेज ये सभी लोग जो कि हमारे डॉक्टर साहब के साथ में खड़े हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम चौधरी अभी तक पता लगा है, जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, वो सभी अगेंस्ट हैं सिर्फ एक व्यक्ति के। जिन स्टेट्स में आईबीसीज ने अपनी अपनी पुलिस कंप्लेंट कराई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम सभी की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई थी वो पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। और एक्सेप्ट होने के साथ साथ सोमवार को उस पिटीशन पर नोटिस भी जारी किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में आईबीसीज ने अपनी अपनी पुलिस कंप्लेंट कराई है बट उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, उन सभी स्टेट से भी जवाब मांगा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। और साथ के साथ उन सभी स्टेट्स को अगले 6 हफ्ते के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जवाब पेश करना है। दोस्तों, ये सारी की सारी बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप आईबीसी विक्टिम हैं या फिर आपका कोई मित्र, आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई भी जानने वाले आईबीसी में एनरोल्ड किया था या बड़ा बिजनेस में उन्होंने अपना कोई पैसा दिया था, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और आपको इस पूरे मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन लोग आपके लिए काम कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। किस किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, यहां पर जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं वो सभी अगेंस्ट हैं सिर्फ एक व्यक्ति के। वो अगेंस्ट हैं एक कंपनी के जिसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां आपने पैसा दिया। दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था दिसंबर में सामने आया संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा, कि जब संदीप माहेश्वरी जी ने पब्लिकली इस बात को आप सभी के सामने रखा कि ऐसा एक स्कैम चल रहा है और इतने इतने पैसे का स्कैम हुआ है। हालांकि ये बात चल तो पहले भी रही थी, लेकिन सब कुछ अंदर ही अंदर था, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी या इतने बड़े व्यक्ति के सामने कोई कैसे आवाज उठाए। लेकिन जब संदीप माहेश्वरी जी ने इस बात को पब्लिकली रखा तो लोगों में हिम्मत आई और लोगों ने अपने वीडियोस बनाने शुरू किए और अपने वीडियोस के थ्रू लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की। साथ के साथ यहां पर फिर एंट्री होती है महेश्वर पैरी जी की। महेश्वर पैरी जी जो एजुकेशन फील्ड में हमेशा से काम करते आए हैं और ऐसे सभी घोटालों के अगेंस्ट खड़े रहे हैं। महेश्वर पैरी जी ने भी निर्णय लिया कि वो भी उन सभी आईबीसी विक्टिम्स की हेल्प करेंगे जिन लोगों का पैसा बड़ा बिजनेस के अंदर जा चुका है, कि उनका पैसा रिफंड आए। ये दो नाम आप जानते हैं। थर्ड यहां पर निकल कर आते हैं योगेश अग्रवाल जी। योगेश अग्रवाल कौन है? आपने शुरुआत में जब ये पूरा मामला उठा था तब अमित माहेश्वरी जी की वीडियो में जो लॉयर देखे थे, जो अधिवक्ता देखे थे, वो थे योगेश अग्रवाल जी। योगेश अग्रवाल जी के द्वारा एक लीगल मीट की गई थी दिल्ली के अंदर। उस लीगल मीट में योगेश अग्रवाल जी ने वादा किया था कि वो आप सभी के लिए आगे तक आवाज उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि सभी को इसके अंदर न्याय मिल सके, उनका पैसा वापस मिल सके। तो यहां समझने वाली बात यह है कि संदीप माहेश्वरी जी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, महेश्वर पैरी जी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं और शुभम चौधरी यानी कि मैं और योगेश अग्रवाल जी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। फाइनली तीनों का उद्देश्य एक ही है कि जिन लोगों का पैसा बड़ा बिजनेस में फंसा है उन सभी को उनका पैसा रिटर्न मिल सके। अब मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो में हमारे एक सज्जन भाई ने एक कमेंट किया था कि ये तो होना ही था और इन लोगों के साथ में ऐसा होना भी चाहिए, जल्दी करोड़पति बनने जो चले हैं, हमें क्यों नहीं फंसा लिया ने। देखिए मालिक, आपने बात तो बिल्कुल पते की बोली है कि ने आपको क्यों नहीं फंसा लिया। और ये गरीब या बहुत सारे लोग जिन्होंने आईबीसी मॉडल को ज्वाइन किया या बड़ा बिजनेस को ज्वाइन किया, ये सभी लोग वही थे जिनकी एजुकेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये सभी लोग वही थे जिनको मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये फंस गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि पढ़े लिखे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज थी, वो भी फंस गए। जैसे कि अगर बात करूं मैंने भी अपना पैसा दिया। तो आपको थोड़ा सा मालिक समझने की जरूरत है, क्या इसमें सिर्फ हम ही फंसे हैं?
क्या आप नहीं फंसे? आज अगर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति फंसा ही बैठा है, चाहे वो मैं हूं या वो आप हूं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा विस्तार से कि स्कैम कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक होता है डायरेक्ट पब्लिक स्कैम, यानी कि जिसमें पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, लोगों से पैसा लिया जाता है, उनको करोड़पति अरबपति बनने के वादे किए जाते हैं और बताया जाता है कि जल्द से जल्द आपका जीवन आलीशान हो जाएगा, आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, आपके पास बड़ा मकान होगा और जैसे सपने आप अपने देखते आ रहे हैं वैसे सपने जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। अब आपको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने एक उगता हुआ सूरज आ गया है। बस इस ऑप्शन को पकड़ लो, इस मौके को अपना लो। दूसरे तरीके के स्कैम होते हैं मालिक, जिनको बोला जाता है इनडायरेक्ट पब्लिक स्कैम, यानी कि जो फाइनेंशियल स्कैम होते हैं जिसमें पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन चल वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही रहा होता है, जिसमें आपकी कीमत लगा दी जाती है और आपकी आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा उस स्कैम में चला जाता है और आपको पता भी नहीं होता। जानते हैं सबसे पहले इस इनडायरेक्ट स्कैम को, कि अगर ये इनडायरेक्ट स्कैम भारत में ना हुए होते तो आज हमारा भारत वाकई में फिर से सोने की चिड़िया होता। आज हर व्यक्ति के पास में अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अपने लिए अच्छा स्वास्थ्य होता ताउम्र। तो आखिर ऐसे कौन से स्कैम थे जिनको अगर रोक लिया जाता तो आज आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होते और आपके साथ डायरेक्ट स्कैम ना होता। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया जब हम सर्च करते हैं तो कुछ स्कैम आपके सामने निकल कर आते हैं। जब से हमारा देश आजाद हुआ है ना, कुछ इनडायरेक्ट स्कैम हो रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट स्कैम होते जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, 1950 में हुआ था मुद्रा स्कैंडल, जो कि लगभग था 12 मिलियन का। 1970 में हुआ नगरवाला केस, जो कि था लगभग 6 मिलियन का। 1980 में हुआ फोडर स्कैम, जो कि था 9.5 बिलियन का। 1987 में हुआ बोफोर्स स्कैंडल, आपने सुना होगा इसके बारे में। 1992 में हुआ आपका इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम, जो कि था 50 बिलियन का। 1992 में हुआ स्टैम्प पेपर स्कैम। 1997 में हुआ टेट्रा ट्रक स्कैम। 1997 में हुआ जलगांव हाउसिंग स्कैम। 1998 में हुआ अनुभव प्लांटेशन स्कैम। 2000 के अंदर इंडिया साउथ अफ्रीका अपनी मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था। 2001 के अंदर खेतान परेख सिक्योरिटीज स्कैम हुआ था, जो कि था लगभग 320 मिलियन का। 2002 के अंदर प्रोविडेंट फंड स्कैम, स्टैम्प पेपर स्कैम, जो कि 200 बिलियन का था। 2003 के अंदर जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। 2004 के अंदर मानेसर लैंड स्कैम। 2005 के अंदर स्कॉर्पियन डील स्कैम। 2006 के अंदर लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम, जो कि 15 बिलियन का था। 2008 के अंदर हसन अली खान मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ था। और 2G स्पेक्ट्रम केस के बारे में तो आपने सुना होगा, जो कि 2008 के अंदर हुआ था। 2009 के अंदर दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट लैंड स्कैम। सत्यम स्कैंडल के बारे में आपने सुना होगा, जो 2009 के अंदर हुआ था। 2010 में हाउसिंग लोन स्कैम, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम हुआ था। 2011 के अंदर बेलीकेरी पोर्ट स्कैम हुआ था, जो कि $6 बिलियन का था। और 2012 के अंदर डायल स्कैम हुआ था, जो कि लगभग 1679 बिलियन का था। इंडियन कोल एलोकेशन, महाराष्ट्र इरिगेशन, उत्तर प्रदेश NRHM, यूपी सैंड माइनिंग 2013 में, व्यापम स्कैम 2013 में, केरला सोलर पैनल स्कैम, मध्य प्रदेश स्कॉलरशिप स्कैम 2014 के अंदर, अविन स्कैम 2015 के अंदर, ललित मोदी केस आपने सुना होगा, NSE को लोकेशन, और ऐसे ढेरों स्कैम्स की अगर मैं बात करूं तो लाइन लगी हुई है। फिर चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम या फिर 2019 में हुआ कार्वे स्कैम हो, और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा यूपी पेपर लीक, यानी कि यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है, ये भी एक स्कैम नहीं था तो क्या था।
आप शायद ये बात जानते हो, ये जितने भी स्कैम जो इनडायरेक्ट होते हैं, इनका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल पर पड़ता है, आपकी आमदनी पर पड़ता है। और आज अगर हम बात करें तो ये सभी स्कैम वो हैं जो इनडायरेक्ट चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कैम भी हुए हैं जो डायरेक्टली लोगों के साथ किए गए। तो जरूरी नहीं है कि जब मेरी जेब कटेगी तभी दर्द होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेबें तो डेली ही कट रही हैं। अब कुछ डायरेक्ट स्कैम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिनको पॉन्जी स्कीम या मनी रोटेशन या मनी सर्कुलेशन बोला जाता है। तो सुना होगा आपने, शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैम हुआ था, जो कि चिट फंड या पॉन्जी स्कीम के अंदर डायरेक्टली आता है। बहुत चर्चित केस था। आपने सुना होगा कि PACL पल्स इंडिया लिमिटेड का एक स्कैम हुआ था। कैसे एक व्यक्ति जो कि दूध बेचा करते थे, जिनका नाम था चेयरमैन निर्मल सिंह भंगू जी, पल्स के संस्थापक, 47,000 करोड़ का स्कैम उन्होंने किया। अगर मैं बात करूं पल्स कंपनी की, तो उसका तो प्रचार भी जाने माने मूवी एक्टर किया करते थे। और एक व्यक्ति जो दूध बेचते थे, वो 1.83 लाख एकर्स के मालिक बन गए 30 साल के अंदर। निर्मल सिंह भंगू आज देश के अंदर बहुत चर्चित नाम बन चुके थे स्कैम स्कैंडल में। और CBI की बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगी। ये एक ऐसा स्कैम था जिसने लोगों को हिला दिया, गरीब को तोड़ दिया। इसके बाद में हम बात करें तो एक स्कैम लोगों के सामने आया था, अनुभव मित्तल, यानी कि एक B.Tech स्टूडेंट ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा था सोशल ट्रेड डॉट बिज। ए ब्लेज इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी थी, और जिसके अंदर एक B.Tech स्टूडेंट ने 3700 करोड़ का स्कैम किया। तो क्या ये स्कैम आपने सुना होगा? तो ये लोगों के जेब पर असर डालकर गया। इसके बीच में ही आपने एक और चर्चित स्कैम सुना होगा, फ्रीडम 251, यानी कि रिंग बेल कंपनी थी एक, जिसने 2016 के अंदर अनाउंसमेंट करी कि भैया हम आपको दुनिया का सबसे सस्ता फोन देंगे, जो कि 251 रुपए में आपको मिलेगा। मात्र 251 रुपए में स्मार्टफोन, जिसकी एडवांस बुकिंग आपको करानी होगी और साइट पर जाके, वेबसाइट पर जाकर आपको अपना पूरा अमाउंट एडवांस में पे करना पड़ेगा। सभी लोगों ने एडवांस बुकिंग कराई और आप यकीन कर सकते हैं कि मात्र कुछ समय के अंदर ही साइट ही क्रैश हो गई, इतना फंड कंपनी तक पहुंचा। तो ऐसे स्कैम तो होते आ रहे हैं। अब इन सभी स्कैम्स के अंदर, चाहे फिर वो बिटकॉइन के नाम पर हो, या वो डिजिटल इंडिया के नाम पर हो, या फिर वो बाइक टैक्सी के नाम पर हो, इन सब में एक कॉमन बात थी। इन सब में लोगों को पैसे का लालच दिखाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि उनके सपने बहुत जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे, वो बहुत अच्छा कमाएंगे, और आगे उन्हें भी लोगों को इसी तरीके से जोड़ना है और लोगों तक जोड़ेंगे। यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उस कंपनी के साथ में ज्वाइन कराएंगे, तो उन्हें कमीशन के तौर पर एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। लेकिन सन 2019, जब कोरोना के अंदर पूरी दुनिया बंद थी, तब एक व्यक्ति जिनकी लोग बहुत इज्जत किया करते थे, उस व्यक्ति ने एक नाम यूज किया जिस पर की दुनिया का ट्रस्ट बहुत ज्यादा था। और ये स्कैम था या एक फेल बिजनेस मॉडल, इसको तो आने वाले टाइम में CBI या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही आपके सामने पूरी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ये जो भी था, यहां पर इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नाम। कैसे भरोसा ना करते मालिक ये गरीब आदमी? आप बताइए, अगर इनके साथ में होना ही था, तो जब कोई व्यक्ति दिखा रहा है कि 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, कैसे भरोसा ना करें उस आदमी की बात पर? कोई व्यक्ति नाम ले रहा है स्कॉन का, यहां पर नाम लिया गया श्रीमद् भगवत गीता का, और यहां पर नाम लिया गया हम सबकी श्रद्धा, हम सबके परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण का। यानी कि आप जब आस्था का ही गोरख धंधा करने लग जाएं, तो लोग कैसे भरोसा ना करें? एक व्यक्ति जो भगवत गीता की बात करता है, एक व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की बात करता है, एक व्यक्ति जो इस्कॉन से जुड़े रहने की बात करता है, उस व्यक्ति की बात पर कैसे भरोसा ना करें? जिस व्यक्ति ने बोला हो कि आप मेरे साथ आओ, आप कमाओगे, अगर आपने नहीं कमाया तो मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा, उस व्यक्ति की बात पर कैसे भरोसा ना किया जाए? अब ये तो कुछ ऐसी ही बात हो गई
कि हमारे ही घर के बड़े बुजुर्ग अगर हम बच्चों से कोई काम करने की बोलें और हम उनकी बात पर भरोसा करके उस काम को कर दें तो कल पड़ोसी खड़ा होकर बोले कि ये कितना बड़ा बेवकूफ था। तो ये व्यक्ति जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, श्रीमद् भगवत गीता को साथ में लेकर चले, इस्कॉन से जुड़े रहने की बात तक की, कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा थी। हम जानते थे कि डॉक्टर साहब भगवान नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं ना, वो कुछ ऐसा है जो भगवान के लिए किया जा रहा है। यहां पर सीधा का सीधा, यहां पर अमाउंट बड़ा नहीं था, लेकिन चोट मारी गई सीधे के सीधे लोगों की आस्था पर। यहां चोट मारी गई लोगों के धर्म पर, यहां चोट मारी गई हमारे सिद्धांतों पर। क्योंकि मैं मथुरा वृंदावन से बिलोंग करता हूं, तो हमारे वृंदावन में एक कहावत है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो दोस्तों, ये स्कैम था या क्या था, ये तो समय बताएगा। अगर ये सभी लोग जो कि हमारे डॉक्टर साहब के साथ में खड़े हैं, माना कि शायद इन्हें नहीं पता होगा कि चल क्या रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इतने बड़े लोगों को ये नहीं पता था कि चल क्या रहा है, तो जो गरीब है, जो ठेला लगाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ऑटो चलाकर अपने बच्चों को पाल रहा है, उसे कैसे पता लग जाएगा कि ये स्कैम है या स्कैंडल है या एक प्योर बिजनेस मॉडल। जब शुरुआत के दौर में मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, मैंने लोगों के सामने अपनी बात रखनी शुरू की, मेरे पास में भी एक धमकी आई जिसमें व्यक्ति ने अपना नाम बताया, गुरदीप। मैंने ट्रू कॉलर पर चेक किया, गुरदीप नाम निकला, और व्यक्ति ने मुझे धमकी दी कि भाई हम तुम्हें भी वायरल करेंगे, हम आपके भी वीडियोस लोगों के सामने शेयर करेंगे, और मेरा ये वीडियो दिखाने की धमकी दी। कृष्ण की नगरी मथुरा में आज सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ। हाथ में तमंचा लेकर पहुंचे एक युवक और युवती ने बीच सड़क पर गाड़ी में आग लगा दी और तमंचा लहराने लगे, जिससे हड़कंप मच गया। बात तो बता यार। सड़क पर धू धू कर जलती कार के पास सफेद शर्ट और पैंट पहने एक युवक के हाथ में एक पिस्टल और एक तमंचा है। पास लाल कुर्ते में सिर पर फेंटा बांधे एक औरत के पास 3 छोटे छोटे बच्चे। आसपास लोगों की भीड़ जमा है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा मथुरा में एसएसपी ऑफिस के सामने हो रहा है। हाथों में तमंचा लिए ये युवक पुलिस वालों को भी खदेड़ रहा है और पुलिस वाले कारों के पीछे छिपते नजर आ रहे हैं। इस शख्स से लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या हुआ है, लेकिन मानो इस शख्स पर सनक सवार है, ये कुछ नहीं बोल रहा। बच्चों में एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास लग रही है, दूसरे की उम्र करीब 3 साल के आसपास, और तीसरा बच्चा तो अभी 1-1.5 साल का ही लग रहा है। बच्चों के पास एक लाल और एक काला बैग भी है। एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम चौधरी अभी तक पता लगा है, इसके साथ एक महिला आई थी और महिला के पास भी अवैध हथियार था। पता चल रहा है कि महिला बता रही कि मैं इनकी बिजनेस। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि आखिर ये लोग अगर भगवत गीता को साथ में लेकर चल रहे हैं, इस्कॉन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, श्री भगवान कृष्ण का नाम लेकर अगर अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो इस वीडियो में ये मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। इस वीडियो में इन्हें समझ नहीं आता है कि 3 बच्चे रोड पर बैठे हैं तो क्या वजह रही होगी। एक 24 से 25 साल का लड़का अगर अपने करियर में अपनी गाड़ी में आग लगा रहा है तो क्या वजह रही होगी। इन्हें समझ में नहीं आता है किसी का भविष्य सरेआम जल रहा है तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी। खैर, ये बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये लोग जैसे तोड़ सकते हैं वैसे तोड़ना शुरू करते हैं अगर कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाए तो। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके सामने आना बाकी है और जिसे धीरे 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 दबाया जा रहा है। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, प्लीज कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिएगा। आईबीसी तो जो कुछ था वो था, क्या उससे बड़ा धोखा बीबीपी नहीं था, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम? क्योंकि देखा जाए तो आईबीसी से बड़ा धोखा तो उन लोगों के साथ में हुआ जिन लोगों ने बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के अंदर एनरोल किया। मेरा दूसरा सवाल आपसे, डॉक्टर साहब ने तो जो किया सो किया, क्या कुछ, मेरे शब्द पर गौर कीजिएगा,
क्या कुछ ऐसे चैनल पार्टनर नहीं थे जिन्होंने अपने फायदे के चक्कर में उससे भी ज्यादा गलत किया? और आज ये फिर एक नई स्कैम की स्कीम लेकर फिर आपके सामने आएंगे, क्योंकि आपका डेटा तो इनके पास है। ये कुछ बिजनेस मॉडल लेकर आएंगे या कुछ लेकर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपने जैसे कार्बन कॉपी बना दी है ना, और इनको पैसा कमाना सिर्फ एक ही तरीके से आता है कि लोगों को पकड़ो और उनको चेपो और पैसा कमा लो, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना तो ये सीख ही गए, डेली प्रैक्टिस हुई है। तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और मेरा तीसरा आपसे सवाल, इन सभी ने जो किया सो किया, लेकिन क्या पुलिस थाने में आपकी कंप्लेंट नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि जब मैं खुद अपनी कंप्लेंट थाने में लेकर गया तो मुझे भी वहां कंप्लेंट लेने से मना कर दिया गया और बोला गया कि आपकी कंप्लेंट नहीं ली जाएगी, रिसीविंग नहीं दी जाएगी, ठीक है, ऐसा ये हुआ वैसा वो हुआ। फिर फाइनली मैंने एक नया रास्ता निकाला जिसकी वजह से मेरी कंप्लेंट पहुंच पाई और थाने में दायर भी हुई। तो आप मेरे तीनों सवालों का जवाब चैट बॉक्स में पक्का दीजिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो कि कैसे थाने में आपकी कंप्लेंट ले ली जाएगी बिना थाने में जाए हुए, आप किसी भी स्टेट में हो, आप किसी भी शहर में हो, अगर आप अपनी कंप्लेंट अपने थाने में दर्ज कराना चाहते हैं, और होनी चाहिए, आपका पैसा, मेहनत का पैसा गया है, तो वो कैसे हो इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट पक्का कीजिएगा। और इस वीडियो को हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपके जानने वालों में कोई भी आईबीसी विक्टिम है तो उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, जिससे कि हम आप सबकी आवाज को आगे तक पहुंचा सकें। और एक बार फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और उस पर प्रोसीडिंग की। थैंक यू। जय हिंद।